उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम राधे है। ये 1990 बिहार कटिहार से ये कुंडली मुझे भेजी गई है और इनका सवाल है कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? और अभी मैं वर्तमान में भी नौकरी में हूँ। अगर इस सवाल का उत्तर ढूंढना है और फिर इन्होंने सवाल पूछा है कि भवन भूमि वाहन का सुख कैसा है, संतान पक्ष कैसा है वो बताएं, और बड़े भाई के साथ संबंध कैसा रहेगा ये भी बता दें। एक बात मैं आपको समझाऊं, दरअसल जब इस तरीके के सवाल आते हों कि सरकार से जुड़ करके कोई भी सवाल आता हो आपके पास कि आप खुद सरकार से जुड़ करके कैसे अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसके लिए सूर्य को देखना चाहिए कि वो कैसा है। सूर्य चूंकि सरकार के कारक होते हैं। दूसरे नंबर पे आपको अपनी कुंडली में गुरु को देखना चाहिए, चूंकि वो आपको शासन और उस तंत्र से जोड़ करके आपकी गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर पे जन्म कुंडली में शनि को देखना होता है कि वो कैसी स्थिति में है। और चौथे नंबर पे जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति या दशम भाव को देखना होता है। इन सबको देखने के बाद जब जैसे आपने देखा कि सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल उसको देख ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली में कारक भोगी होता है और छठवें में भाव में बैठ करके थोड़े बहुत मशक्कत के साथ व्यक्ति को परिणाम दे सकता है। दूसरे नंबर पे सूर्य और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास साहस की, धैर्य की, पराक्रम की, ऊर्जा की और रणनीति की, इन सब चीजों की कमी नहीं है। साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं भी महत्वाकांक्षी है और उसी महत्वाकांक्षा के बल पे वो अपने समस्त लक्ष्यों को पूरा करने की हिम्मत और जद्दोजहद में जुटा रहता है। ये चीज तो स्पष्टतया सामने आ रही है, पर कमजोरी कहाँ है कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ मेहनत पे कई बार भरोसा कर बैठता है और कई बार उसको उसके पूर्वजों का आशीर्वाद या पितरों का बल थोड़ा कमजोर है, भाग्य का बल थोड़ा कमजोर, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति 12 में जा रहे हैं। शुक्र के साथ बैठ करके व्यक्ति को अंतिम परिणति में या कई बार सैया सुख में थोड़ी सी कमजोरी करा देते हैं। दूसरे नंबर पे शनि का संबंध अगर दशम स्थान से बन जाता हो, जैसे शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव पे है और दशम भाव के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं, ये अवस्था व्यक्ति को सरकारी नौकरी के प्रबल योग बना देने वाले बन रहे हैं। साथ ही साथ गुरु चतुर्थ के अधिपति और छठवें के अधिपति शुक्र, और गुरु ने शुक्र को देखा है। मैंने ये बात कई बार कही है कि चतुर्थ स्थान के अधिपति और छठवें स्थान के अधिपति का संबंध अगर एक दूसरे से बन जाए या ये एक दूसरे को देख लें तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में आसानी से नौकरी पा सकता है। तो दशम स्थान पे शनि की 10वीं दृष्टि, दशम भाव के अधिपति के साथ शनि का संबंध और दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति को तुरंत ही बहुत ही आसानी से थोड़े बहुत प्रयासों से नौकरी दिला देते हैं। पर स्टेट के लिए हमें चंद्रमा को देखना होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च के नहीं है पर पंचम भाव में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में हैं और इस पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में हाँ के योग जरूर बनेंगे। नवमांश कुंडली में चंद्रमा यही शनि और गुरु के साथ स्वग्रही ग्रह के साथ बैठने से चंद्रमा का बल बढ़ेगा। शनि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति, प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं, थोड़ी सी प्रतियोगिता अवश्य शामिल होगी। नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों का बैठना कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए और यहाँ पे गुरु और शनि का एक साथ बैठना कई बार थोड़े बहुत कमजोरी के साथ परिणामों को देने वाले बनते हैं। पर यहाँ पे चंद्रमा और बुध जब आकर के व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को कितने ही तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं ये व्यक्ति स्वयं भी नहीं सोच सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अवश्य ही इस क्षेत्र के लिए उतरना चाहिए। हाँ, अभी जो दशा चल रही है वो ग्रह का अधिपति राहु आपकी कुंडली में मकर का बैठा है, जिसके अधिपति शनि लग्न में बैठे हैं, जिसपे मंगल की दृष्टि है जो इस कुंडली का पंचमेश है। पंचम भाव के अधिपति का संबंध जब नवम भाव से या लग्न से बन जाता है तो व्यक्ति को आसानी से सफलता में देखा जाता है और उसको उसके किए गए कृत्य का फल भी मिल जाता है। मंगल जो पंचम भाव के अधिपति हैं नवम भाव को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से सूर्य और शुक्र को देख रहे हैं और आठवीं दृष्टि से मंगल बुध और शनि का संबंध व्यक्ति को क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा गतिविधियों में लिप्त रहने वाला और बहुत सारे कामों में अपने आप को व्यस्त रखने वाला बना देते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा पर्सनल कम स्पेस देता हो लोगों को, पर प्रोफेशनली व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा अनुशासित और बहुत ही ज्यादा संदर्भ में बात करने वाला होता है। इधर उधर की फिजूल की बातों पे इसका वक्त नहीं जाता।
नुकसानदायक स्थिति में नहीं है, गणनात्मक है क्योंकि लग्न में बुध बैठे हैं। शनि व्यक्ति की कुंडली के लग्न में व्यक्ति को गंभीर बना रहे हैं। नक्षत्र के आधार पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। सूर्य अनुराधा नक्षत्र में और नक्षत्र के अधिपति लग्न में, इस वजह से व्यक्तित्व गंभीर होगा और साथ ही साथ व्यक्ति में सरकारी नौकरी का बल बढ़ेगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में कृतिका के, जिसके अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में अनुराधा के बैठे हैं और 12वें भाव में बैठ करके व्यक्ति में कई बार थोड़े से कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके जा रहे हैं, जहां व्यक्ति का झुकाव सबसे ज्यादा राज्य की तरफ होता है, केंद्र की तरफ थोड़ा कम होता है। वो राज्य के सेवाओं में ही और राज्य के, और कई बार व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का स्वयं भी खर्च कई गुना ज्यादा होता है। वो पुस्तकों का प्रेमी होता है, ग्रंथ के अध्ययन का प्रेमी होता है, कई सारे क्षेत्रों में उसकी जानकारी बढ़ती है और उसको बढ़ाने का वो स्वांग भी रचता है। वो ना पढ़ते हुए भी अपने आप को पढ़ता हुआ या पढ़ाता हुआ दिखाया जाता है। शुक्र और सूर्य का एक साथ बैठना, जहां सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हैं, वहीं चंद्रमा 27 डिग्री के थोड़े कमजोरी और ढलान की तरफ बढ़ने के कारण मेहनत करने के लिए इशारा कर रहे हैं। मंगल जन्म कुंडली में 6वें भाव में अग्नि तत्व के ग्रह हैं, भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, पराक्रम ज्यादा करवाएंगे और दशा भी राहु की चल रही है। लाजवर्त धारण करने की आवश्यकता जरूर ही है क्योंकि मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव रहेगा, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का व्यय असंतुलन में जाता है। कई बार व्यक्ति को गलत तरीके से भी एक्टिव होते देखा जाता है और कभी कभी अचानक से रैंडम क्रोध भी आने के योग बनते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। मंगल के बाद अगर बुध की बात करते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूजन में रखने वाले बन रहे हैं, हालांकि उस कंफ्यूजन में भी व्यक्ति का अनुभव उसके पास स्थित होता है। वहीं गुरु व्यक्ति को अनुयायी बना देते हैं, गुरु भक्त बना देते हैं, भगवत भक्त बना देते हैं और कई बार पेट का रोगी भी बना देते हैं। अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या भी देते हैं और उच्चस्थ होकर के व्यक्ति के रिसर्च और आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान का दरवाजा भी खोलते हैं। इस गुरु के कारण ही व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, इस गुरु के कारण ही व्यक्ति को आसानी से अंक मिल जाते हैं और इस गुरु के कारण ही व्यक्ति धार्मिक कृत्य को करने वाला भी होता है। कभी कभी प्रैक्टिकल, हालांकि अंधभक्त नहीं होता, अपने काम से काम रखता है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करेंगे तो वो व्यक्ति को तिकड़मी और थोड़े से प्रेमी किस्म का बना रहे हैं, जहां व्यक्ति प्रेम के लिए किसी भी हद तक और प्रेम के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पारंगत होता है, काम क्रिया और रति क्रिया का माहिर होता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति कई बार प्रेम में और करियर में कभी कभी बीच में आकर के आड़े आती है। ऐसी स्थितियां भी देख रहा हूं जहां पे कई बार व्यक्ति शैया सुख के पीछे भागता है और कई बार अपने प्रोफेशनल करियर को देख करके दोनों में कंफ्यूज और क्लैश होता है। ये सूर्य और शुक्र का काम होता है, जहां पर कई बार व्यक्ति को समाज से, कई बार अपने ही लोगों से, कई बार ससुराल के क्षेत्र के लोगों से, कई बार जो अपने लोग होते हैं या गंभीरता से उनको नहीं लेते या कई बार उनका दंश उनको झेलना पड़ता है। ये स्थिति भी मैं देख रहा हूं। ये शुक्र और सूर्य की बात है। उसके बाद अगर शनि की बात करता हूं तो लग्न में बैठे हैं, तकनीक का जानकार बना देते हैं, उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति की कुंडली में नक्षत्र का परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्य और शनि का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने वाले, सुखद बनाने वाले, लाभान्वित और अपने मन की चीजों को प्राप्त करने वाला बना देंगे, भले ही विलंब से हो, क्योंकि शनि है धनु लग्न की कुंडली के लिए वो सामान्य सुखदायी होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, गुरु और मंगल का प्रभाव बड़ा अच्छा देखने में बनता है। मंगल पापग्रह होकर के 6वें में बैठे हैं, 8वें भाव 12वें भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और अपने चाहने वाले प्रत्येक लोग को आसानी से संतुष्ट कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति इनका एक बार दुश्मन बन जाता है वो कई बार बहुत ही आसानी से, सरलता से उनके नेत्रों पे वापस नहीं चढ़ पाता है। दशमांश कुंडली में लग्नेश का लग्न में बैठना, सूर्य का अष्टम भाव में जाना थोड़ा कमजोर, वहां भी वृश्चिक के, यहां भी वृश्चिक के और यहाँ पे सूर्य जो है वो वृश्चिक के। इस वजह से जो कमजोरी सूर्य को 12वें भाव में जाने से मिल रही थी वो वर्गोत्तम होने के कारण, राशि से वर्गोत्तम होने के कारण उसमें बल भी प्रदान वो कर दे रहे हैं। दशाओं के क्रम में सूर्य ही जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर भी बनेंगे। बाकी अगर मैं बात कर दूं तो सूर्य आपकी कुंडली के लिए 100% अच्छे परिणाम करने वाले बनेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में 25% से भी कमजोर परिणाम करने वाले बनेंगे। मंगल आपकी कुंडली के लिए 25% से के करीब में के लगभग परिणाम करेंगे। बुध आपकी कुंडली में 25% से ज्यादा, गुरु आपकी कुंडली के लिए 50%, शुक्र आपकी कुंडली के लिए 50%, शनि और राहु और केतु आपकी कुंडली में दशाओं को कमजोर करने वाले। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचता है, उद्वेगी हो जाता है,
गलत ट्रैक पकड़ता है, कई बार वो चीज़ भी पढ़ने लगता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिमाग में भर जाए, सही चीज़ अपने लोग भी दुश्मन बन जाते हैं, जो चीज़ सही होता है उस पे व्यक्ति की निगाह जाती ही नहीं है और कई बार गलत और वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ों पे उसका ध्यान जाता रहता है। ऐसी अवस्था में आपको गणेश जी की पूजा, गाय माता की जो है वो आरती या उनको छू करके स्पर्श करके प्रणाम कर लेना, कहीं भी जाने से पहले भगवान सूर्य को और अपने पितरों को जल अर्पित कर देना, अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जल दान कर देना, दीप दान कर देना प्रत्येक दिन भी अगर संभव हो तो, ये स्थितियां बनती हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छी होगी राशि सिंह की और मेष की। साथ ही साथ आपकी कुंडली के लिए अगर मैं जो देख रहा हूं वैसी स्थिति में चंद्रमा पंचम भाव में व्यक्ति प्रेम को तवज्जो देता है, गुरु और चंद्रमा का केंद्र में होना हालांकि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। गुरु का सूर्य को देखना, गुरु का शुक्र को देखना, मंगल का सूर्य को देखना, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, चंद्रमा के ठीक आगे मंगल का बैठना, ये सारी स्थितियां जो बन रही है वो जातक को बहुत ही मजबूत और श्रेष्ठ बना रही हैं। ये बातें मैंने आपको इतनी सारी बताई। अब आपको मैं एक बात और बता दूं जो आपकी कुंडली में मुझे दिख रही है। जैसे आपकी कुंडली में जो दशाओं का क्रम चल रहा है उसमें राहु जो है वो आपको परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें जो है वो कई बार इस चीज को आधार नहीं बना देना चाहिए कि वर्तमान जो नौकरी है उसके कारण मेरे पढ़ाई में नुकसान की स्थिति बन रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको अपनी नौकरी को बरकरार रखना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा टाइम में ही आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये दशा ऐसी है जो आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगी फिर जाकर के परिणाम देगी। आप नौकरी छोड़ करके, उसको सीख करके, उसको कमजोर करके, उस पर कम फोकस करके अपनी तैयारी नहीं कर सकते। आपको दोनों में ही बैलेंस बनाने के पीछे भागना होगा। अगर ऐसी अवस्था है तो अपने काम के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ाइए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्य क्षमता को बढ़ाइए, उस पर काम करिए कि कैसे आप और भी एक्स्ट्रा अपने आप को मेहनत में ले सकते हैं। लेबोरियस बनिए और साथ ही साथ शॉर्टकट कैसे अपनाया जाए ताकि कम समय में अधिक तैयारी की जा सके, पुस्तकों का चयन कैसा हो, कैसे एडिशनल बुक खरीदे जाएं, इस चीज पे फोकस करना है। क्योंकि अभी राहु की दशा में व्यक्ति टोटल कंफ्यूज हो जाता है और सही और गलत का भेद नहीं पता चला पाता या कर पाता है कि मुझे वास्तव में किससे ट्यूटर बनाना है, किससे कोचिंग लेनी है, कौन से विषय पे ज्यादा फोकस करना है। आप अगर इन सब चीजों पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अभी एक बात और बता दूं, दरअसल अभी इस बार का जो बीपीएससी का परिणाम आया है उसके पिछले वाले में जो 5 साल के बाद क्लियर हुआ, उसमें मेरे 2-3 लोग जो मुझसे संपर्क किए थे और बड़े अच्छे पदों पे उनका चयन भी हुआ है और वो लोग अभी भी संपर्क में हैं। और कोई जो है वो जल संसाधन विभाग में है, कोई जो है वो एक तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी है और एक और भी है, 3 लोग हैं। यूपी में भी एक कोई है जो पहले मुझसे दिखाई थी उसने कुंडली, तो मैंने अभी वो वहाँ के बहुत अच्छे पद पे हैं, ऐसे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये चीजें हो जाती हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से ये बात कहूंगा कि हाँ, पर ये जो दशा है ये आपसे मेहनत करवाएगी और कई बार आपको बहुत ही निगेटिव फ्लो करेगी, थका देगी, तो इसमें आपको थोड़ा बल रखना होगा। मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में अभी इस पे काम करने के लिए आपके पास समय 2028 तक है, 2028 के नवंबर तक है, तब तक आपको प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भी थोड़े से वक्त होंगे, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो, लेकिन 28 तक तो कम से कम आपके पास वक्त है, जिसमें सबसे अच्छी जो दशा होगी वो आपकी कुंडली में शुरू होगी 2023 के दिसंबर के बाद। ऐसी स्थितियां, गुरु की दशा आपकी कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं जाएगी, हालांकि उस समय भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। राहु हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति वगैरह के योग बहुत अच्छे हैं, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालांकि एक बात और बता दूं तो शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं, न्यायालय और कोर्ट केस में भी आप कभी नहीं पड़ेंगे, अगर पड़ेंगे भी तो जीत आपकी ही होगी। साहसिक हैं आप, आपके बल और पराक्रम का कोई शानी नहीं है। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और किसी भी जानकारी में कोई आपकी कमजोरी नहीं है कि मुझे ये नहीं जानकारी है, मुझे इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है। हो सकता है थोड़े कमोबेश हर एक क्षेत्र में व्यक्ति जानकारी रखता है। यह आपकी कुंडली है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में यहाँ स्वग्रही राहु, बुध का दशम स्थान में बैठना और लग्न के अधिपति का चतुर्थ में बैठ करके दशम को देखना, यहाँ पे भी व्यक्ति को एक श्रेष्ठ दाम्पत्य का योग बना रहे। चंद्रमा और गुरु का एक साथ बैठना शनि के साथ प्रेम विवाह के योग बनाता है। यहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध का एक साथ बैठना, ये कर्म क्षेत्र को, गुरु की नीच दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है, गुरु की जो स्तुति बन रही है यहाँ पे, शुक्र की स्तुति यहाँ पे,
या शुक्र एकादशवें भाव में आपको संपूर्ण भौतिकीय सुख और सांसारिक सुखों का भोक्ता बना देते हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, वापस देख भी रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति अपने ही अर्जित धन के द्वारा, क्योंकि इस भाव से तृतीयस्थ मंगल बैठे हैं और इस भाव पे शनि का भी प्रभाव नहीं है, इस भाव पे मंगल का भी प्रभाव नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार थोड़ी मुश्किलें अवश्य होती हैं कि वो इकट्ठा करे। अगर मैं एक बात कहूं तो व्यक्ति को अपने नाम पे धन इकट्ठा करने से ज्यादा बढ़िया होगा अपनी पत्नी के नाम पे धन का चयन करे या धन इकट्ठा करे। इतनी सी बात है। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में अगर बता दूं, पंचम भाव में चंद्रमा मेष राशि के छठवें भाव में बैठे, थोड़ी सी दिक्कत। सप्तमांश कुंडली में जो स्थिति बन रही है वहां पे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, विलंब तो है संतान में, ये बात तो मैं देख रहा हूं। इसके लिए जरूर ही आपको चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए और बहुत सारे मंत्रों का उपाय है जो मैं आपको अलग से दे सकता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। निश्चित रूप से आगे बढ़िए राहु का रत्न लाजवर्त पहनने के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।